शक्ति केंद्र प्रमुख बूथ अध्यक्ष त्रिदेव सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। जबलपुर संभाग के क्लस्टर प्रभारियों की बैठक में शामिल होंगे। शाम 7 बजे पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर MC डावर से मुलाकात करेंगे। शहडोल भी जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा। तो ये तमाम कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रम में शामिल होंगे, प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। और इस बीच यहां पर आपको बता दें कि जो तमाम कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। चुनावी शंखनाद होने जा रहा है क्योंकि बड़े नेता जो कि जबलपुर पहुंच रहे हैं और जबलपुर पहुंच चुके हैं। इस कार्यक्रम में बस कुछ देर के बाद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहेंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। और ये तस्वीरें जब डुमना एयरपोर्ट पहुंचे और इस दौरान आप देख सकते हैं राकेश सिंह और साथ ही VD शर्मा यहां पर नजर आ रहे हैं। और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनका किस तरह से स्वागत कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। JP नड्डा प्रबुद्ध जन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। उनका स्वागत किया जा रहा है। इस मंच पर आप देख सकते हैं बीजेपी प्रदेश के कई बड़े नेता मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। और बस कुछ देर में, कुछ ही मिनटों में ये कार्यक्रम औपचारिक तौर पर शुरू होगा। अभी स्वागत सत्कार चल रहा है और इसके बाद यहां पर लोगों को संबोधित करेंगे JP नड्डा। तो जबलपुर के प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इस हॉल में मौजूद हैं बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता पहुंच चुके हैं। चुनावी प्रचार लगातार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें किस तरह से जीती जाएं, किस तरह से फतह की जाए, उसको लेकर जीत का मंत्र देंगे JP नड्डा। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इस बार मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतकर PM मोदी की झोली में डाली जाएं। और यही वजह है कि लगातार रणनीति बनाई जा रही है। नेताओं को बड़े बड़े टास्क सौंपे जा रहे हैं और ये कोशिश है हर बूथ पर 10% से ज्यादा वोट बढ़े, वोट प्रतिशत बढ़े 370। और इस पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जोड़ रहे हैं। कुमार इंदर, ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। JP नड्डा पहुंच चुके हैं प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करने के लिए, लोगों को संबोधित भी करेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम है और कौन कौन यहां पर मौजूद है और किस तरह का संबोधन आज होने वाला है? देखिए, अभी तक JP नड्डा जो है वो एयरपोर्ट से जो है कार्यक्रम स्थल पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर 20 बजने के बाद जो है JP नड्डा का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। स्वागत के साथ ही यहाँ पर मंच पर जो है प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, लोक निर्माण मंत्री जो है राकेश सिंह है और राज्यसभा सांसद जो है वो सुमित्रा वाल्मीकि और कविता सिगार भी यहाँ पर बैठी हुई है। और जिला लोकसभा पंचायत भी है, यहाँ पर उनका भी भाषण के साथ जो है अभिनंदन के साथ जो है वो थोड़ी देर में जो है यहाँ पर JP नड्डा जो है वो लोगों को संबोधित करेंगे। इस मानस भवन में प्रबुद्ध जन में जो है ये कह सकते हैं कि शहर के तमाम प्रबुद्ध वर्ग जो है वो जमा हुआ है, चाहे वो सामाजिक सेक्टर से जुड़ा हो या फिर सोशल इंजीनियरिंग से जुड़ा हो या फिर डॉक्टर, लॉ, अलग अलग सेक्टर से जो है प्रबुद्ध जन मानस भवन में जो है एकत्रित हुए हैं JP नड्डा को सुनने के लिए। थोड़ी देर बाद जो है JP नड्डा यहाँ पर जो है वो लोगों को संबोधित करने वाले हैं। मंच पर आप देखिए, उनके उद्घाटन के बाद जो है उनका स्वागत, जोरदार स्वागत किया गया। तमाम संस्थाओं द्वारा जो है वो सबसे पहले JP नड्डा का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वागत जो है वो किया जा रहा है। और लोकसभा के प्रत्याशी जो है
वो खुद मंच का जो है वो संचालन करते हुए देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद जो है जेपी नड्डा यहाँ पर लोगों को जो है वो संबोधित करने वाले हैं, और उसके बाद जो है वो यहाँ से दूसरे कार्यक्रम में निकलेंगे और उसके बाद शहडोल जाएंगे। फिर से जो है जेपी नड्डा जो है वो कार्यक्रम स्थल पर जो है पहुंचेंगे जबलपुर में। और इस तरह आज दिन भर के बिजी शेड्यूल के साथ अलग अलग कार्यक्रम जो है जेपी नड्डा यहाँ पर संबोधित करेंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि जेपी नड्डा जो है वो महाकौशल के एक सेंटर पॉइंट से जो है वो लोकसभा का प्रयास करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी जीत के लिए बीजेपी के प्रत्याशी को जो है और कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करेंगे और उनको जीत का मंत्र यहाँ पर जो है वो देंगे। कार्यकर्ताओं को वो बताएंगे कि किस तरह से जो है वो चुनाव जीता जाए, न केवल जबलपुर की लोकसभा सीट बल्कि प्रदेश की जो 29 सीटें जीतने का जो दावा बीजेपी कर रही है वो जेपी नड्डा आज फार्मूला बताते जाएंगे। किस तरह से 29 की 29 लोकसभा सीट जीत कर जो है वो प्रचंड जीत के साथ जो है वो जीतना है और 29 कमल की माला जो है यहाँ से जीत के बाद जो है मोदी जी को दिल्ली में भेंट करना है। इस तमाम कार्यक्रम की रूपरेखा जो है यहाँ पर बन चुकी है। इसी कार्यक्रम के तहत देख सकते हैं कि सारे नेताओं का जमावड़ा यहाँ पर हो चुका है। पीडी शर्मा भी उनके साथ साथ इस कार्यक्रम में रहेंगे, लोक मंत्री भी। इस पूरे कार्यक्रम में आज शहर में अलग अलग जगह पर इस तरह से जेपी नड्डा के कार्यक्रम जो है वो किए गए हैं। इसके बाद जो कार्यक्रम है उनका स्मारक है जो है वहाँ पर भी एक भव्य कार्यक्रम की सभा किया गया है, जहाँ पर हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक संबोधन होगा और वहाँ पर वो बताएंगे कि कैसे इस लोकसभा चुनाव को न केवल जीतना है बल्कि प्रचंड जीत से इतिहास कैसे बनाना है जीत का, इस चीज को लेकर भी यहाँ पर तमाम लोगों को जेपी नड्डा संबोधित करने वाले हैं। कुमारेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। उसी तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 7 हुआ करते थे, आज 22 हो गए हैं। आज से पहले जब मैं 1998 में हेल्थ मिनिस्टर बनता था तो मुझसे डॉक्टर बोलता था, नड्डा जी सर व्हाट विल आई डू हियर इन इंडिया, आई हैव देयर इज नो फैसिलिटी, कोई फैसिलिटी नहीं है। ये मुझे डॉक्टर समझाता था और इसलिए मुझे रिसर्च करने के लिए विदेश जाना पड़ेगा। आज वही डॉक्टर मेरे सामने ये कहता है, प्लीज गेट मी ए चांस इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, द वर्ल्ड क्लास बेस्ट इंस्टीट्यूट। मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम करने का मौका दो। और एक नहीं 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खड़े हुए, वर्ल्ड क्लास टॉप इंस्टीट्यूट्स खड़ी हुई हैं, वो भी हमको याद रखना चाहिए। और उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को कहें तो आज 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़ी हो गई हैं। 390 नए यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुए हैं, 5300 के आसपास कॉलेजेस खड़े हुए हैं, नई शिक्षा नीति आई है। आपने सुना एक जमाना था यूपीए की सरकार में शिक्षा मंत्रियों में झगड़ा हो गया कि वंदे मातरम गीत होगा कि नहीं होगा। कहां ले गए थे हमारे लोग शिक्षा को? याद कराता हूं मैं तो पुरानी बातें। झगड़ा हुआ कि वंदे मातरम गीत होगा कि नहीं होगा, किनके बीच में? शिक्षाविदों में, शिक्षा मंत्रियों के बीच में। और आज नई शिक्षा नीति, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के मोदी जी ने करके दिया और आज नई शिक्षा नीति लागू हो रही है जो भारत की जमीन से जुड़ी हुई है। एफोर्डेबल शिक्षा नीति, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने वाली शिक्षा नीति, फ्लेक्सिबल शिक्षा नीति। पहले आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, हम लोगों ने पढ़ाई की होगी, इंग्लिश लिटरेचर वाला मैथमेटिक्स नहीं ले सकता था। हम लोगों ने शिक्षा को फ्लेक्सिबल बना दिया। क्यों? किसी की बपौती नहीं है। कोई इंग्लिश पढ़ने वाला मैथमेटिक्स भी पढ़ सकता है, कोई मैथमेटिक्स पढ़ने वाला सोशियोलॉजी भी पढ़ सकता है। इसको फ्लेक्सिबल बना दिया। और इसके साथ साथ जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल कर्व को, यानी हम लोग, याद होगा आप भी बचपन में आप लोग पढ़ते थे, रट्टा मारते थे। आज रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि का कितना विवेक इस्तेमाल हो रहा है, इससे आगे बढ़ने का है। इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से एनालिटिकल कर्व को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। एप्लीकेशन ऑफ माइंड हमारा अच्छा होना चाहिए, इस पर भी हम लोगों ने काम किया है। आज दुनिया की दृष्टि से देखें तो मैं आज भारत की क्या स्थिति होती थी, हमारी दुनिया में क्या छवि होती थी। आज ये बात आप मानते हैं कि नहीं कि चाहे क्वाड हो, चाहे एससीओ हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे I2U2 हो, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय, चाहे ग्रुप ऑफ G7 हो,
कोई भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी का निमंत्रण के साथ नहीं होता है। कोई भी ऐसा संगठन नहीं रह गया जहां नहीं होता। यानी भारत की आवाज मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की आवाज बन रही है। यह अंतर हमको समझना चाहिए। आज G20 हुआ, इससे पहले किसी को याद था कि G20 होता है? 200 बैठकें लगभग 100 शहरों में हुई, सारा देश उसमें इन्वॉल्व हुआ, और अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर का दर्जा मिला तो भारत की धरती नई दिल्ली में मिला। अगर G20 के अंदर यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुआ तो वो G20 का भारत की नई दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, उनकी अध्यक्षता में हुआ। अगर यूरोपियन और हमारे मिडिल ईस्ट का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने की सहमति हुई तो वह भी नई दिल्ली की धरती पर हुई, भारत पर हुई। यह हमको G20 के बारे में हम ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो G20 अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से, हर दृष्टि से इन सब चीजों को किया गया है, उसको आगे बढ़ाया गया है। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि आज भारत विश्व मैत्री की दृष्टि से सबसे अग्रसर रहा है। अगर कोई आपदा पापुआ न्यू गिनी में आई तो भारत सबसे पहले पहुंचा। अगर फिजी में समस्या आई तो भारत सबसे पहले पहुंचा। अगर मालदीव में समस्या आई तो भारत सबसे पहले पहुंचा। अगर श्रीलंका में कोई समस्या आई तो भारत सबसे पहले पहुंचा। अगर नेपाल में भूकंप आया तो सूर्यास्त से पहले भारत के डॉक्टर और भारत की दवाइयां पहुंच गई। यह भारत का बदलता हुआ स्वरूप है। अगर अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने की बात आई तो भारत सबसे आगे आया। अगर यूक्रेन से बच्चों को लाने की बात आई तो भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ज़ेलेंस्की से बात की, पुतिन से बात की, विश्व युद्ध का विराम कराया और भारत के बच्चे तिरंगा झंडा लेकर के सकुशल वापस भारत आए। यह भी हम लोगों ने देखा है। यमन से हमारी बहनों को लाने का, नर्स बहनों को लाने का काम हुआ तो वह भी सकुशल हुआ है। अगर हमारे क्रिश्चियन पादरियों को, उनको भी अगर सकुशल लाने का काम हुआ तो वो भी उसी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और मेडिसिन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया को जब भी दवा की जरूरत पड़ी तो भारत सबसे आगे मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा रहा है। इसलिए विश्व मैत्री के रूप में भी भारत खड़ा रहा है। एक बात और मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। आप लोग अंग्रेजी में एक शब्द जानते होंगे, हाइफन। हाइफन जब दो शब्दों को जोड़ के बोला जाता है तो उसको हाइफन जोड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा में